न इधर न उधर, हर खबर की पूरी खबर, न लाग लपेट न खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और शुरुआत करते हैं इस वक्त की 4 बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर दिल्ली में मौत की इमारत की है। दिल्ली के मुस्तफाबाद में 4 मंजिला इमारत गिरी, मलबे में दबकर 11 लोगों की जान चली गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हैं। रेस्क्यू चल रहा है। दूसरी खबर महाराष्ट्र से है। एमएनएस नेता राज ठाकरे बोले कि उद्धव के साथ रहने में दिक्कत नहीं है। जवाब में उद्धव का भी जवाब आया। उन्होंने कहा, मेरी तरफ से कोई लड़ाई नहीं है। तीसरी खबर जिस पर अपडेट देंगे बंगाल से है, जहां पर राज्यपाल ने मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और इंसाफ का भरोसा दिलाया। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी पीड़ित महिलाओं से मिली। और चौथी खबर यूपी से है, जहां पर राणा सांगा पर छिड़े विवाद के बीच अखिलेश यादव ने आगरा में रामजी लाल सुमन से मुलाकात की। बोले, पीडीए को डराने की कोशिश हो रही है। जवाब में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जातीय संघर्ष पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो ये खबरें हैं, विस्तार से आपको बताएंगे। और शुरुआत करते हैं प्रयागराज से। 3 महीने पहले जिस टेंट कंपनी ने प्रयागराज में महाकुंभ टेंट सिटी को बसाने में बड़ी भूमिका निभाई, आज प्रयागराज में उसी कंपनी में गोदाम में भीषण आग लगी और सामान जलकर खाक हो गया। टेंट की इन लकड़ियों को जलाती आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से भी देखी जा सकती थी। बताया गया कि टेंट के गोदाम में बांस, पर्दे, रजाइयां और गद्दे थे। ये सभी आसानी से एक झटके में जलने लगे, जिसकी वजह से आग की लपटें और बड़ी होती गईं। गोदाम में सिलेंडर भी रखा था, जिसकी वजह से बीच बीच में धमाके भी हुए। धमाकों के बाद इलाके में काले धुएं का गुबार जमीन से कई फीट ऊपर तक छाया रहा। प्रयागराज में संगम के पास परेड ग्राउंड में बने इस अस्थायी गोदाम के सामान देश विदेश में लगाए जाते हैं। जिस लल्लू जी टेंट कंपनी के गोदाम में आग लगी, उसने कच्छ से लेकर महाकुंभ तक वीआईपी टेंट बनाए हैं। करीब 4.5 घंटे की मेहनत के बाद कहीं जाकर गोदाम में लगी आग पर काबू पाया गया। आग से हालात इतने खराब हो गए थे कि सेना तक को बुलाना पड़ा और आग बुझाई गई। आग की ये भयावह लपटें फायर ब्रिगेड की 1, 2 या 3 गाड़ियों से बुझने वाली नहीं थी। इसलिए आसपास के जिलों से फायर ब्रिगेड की 18 गाड़ियां आई। उनके साथ सेना की 4 गाड़ियां भी मौके पर पहुंची। तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया गया, लेकिन ये काम आसान नहीं था। इन भयंकर लपटों से बचने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम खुद के सामने कपड़े की ढाल बनाकर आग के करीब जा रही थी। कई कर्मचारी इस काम में जल भी गए। आग इतनी विकराल है, उसका टेम्परेचर इतना है कि शील्ड को लगाकर तब आग बुझा रहे हैं। कई जगह हम खुद अंदर घुसे हैं, जल गए हैं हम। कई जगह छाले भी मेरे पड़े हुए हैं। सुबह करीब 7 बजे से लगी आग ने एक कार, कई स्कूटर और लाखों का सामान जला दिया है। आग की वजह और इससे होने वाले नुकसान की पड़ताल जारी है। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक महिला ने नशे की हालत में हाईवे पर जमकर हंगामा किया। नशे में धुत ये महिला गाड़ियों से भरे हाईवे के बीच पहुंच गई और सड़क पर अजीबोगरीब हरकतें करने लगी। वो कभी कार के सामने खड़ी हो गई, कभी ऑटो में ड्राइवर सीट पर चढ़ गई। हद तो तब हो गई जब उसने ट्रैफिक पुलिस कर्मी को भी नहीं बख्शा। एक स्कूटी में ट्रैफिक पुलिस कर्मी जा रहा था, तभी ड्रामेबाज महिला स्कूटी को पकड़ लेती है। किसी तरह ट्रैफिक पुलिस कर्मी स्कूटी को गिरने से बचाता है। फिर वो इस स्कूटी पर ही पीछे बैठ गई और ट्रैफिक पुलिस के जवान के साथ जाती दिखी। इससे पहले इस महिला ने हरिद्वार में हर की पैड़ी के सामने जमकर बवाल मचाया। इस वीडियो को देखिए। हाईवे पर सफेद रंग की कार के आगे महिला खड़ी हो गई, पीछे लंबा जाम लग गया। महिला की वजह से 2 कारें आपस में टकरा गई। इस टक्कर से एक का बोनेट भी टूट गया। लेकिन नशे में धुत ये महिला टस से मस नहीं हुई। पूरी सड़क पर महिला कभी इधर कभी उधर घूमती रही। इस दौरान लोग वीडियो बनाते रहे, लेकिन महिला इतनी आक्रामक थी कि किसी की उसे रोकने की हिम्मत नहीं हुई। धार्मिक नगरी हरिद्वार से आई ऐसी तस्वीरें सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती हैं। मध्य प्रदेश का सागर जिला लव जिहाद की आग में सुलग उठा। जिले के सनौधा गांव में एक विशेष समुदाय का लड़का एक हिंदू लड़की को घर से भगाकर अपने साथ ले गया। इसके बाद 2 पक्ष आमने सामने आ गए, लेकिन कहानी तब उल्टी पड़ गई जब 2 गुटों की लड़ाई को शांत कराने गई पुलिस पर ही भीड़ का गुस्सा फूट गया। गांव में कानून व्यवस्था बनाने आए पुलिस बल पर भीड़ ने पत्थर फेंके। हमले में एक बार को पुलिसकर्मी भी गिरने लगे थे। हालांकि अगले ही पल पुलिस ने वही पत्थर भीड़ को लौटाने शुरू किए।
भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग लोकेशंस पर आंसू गैस के गोले दागे गए। पुलिस बल की सुरक्षा के लिए वज्र वाहन से भी बल प्रयोग किया जा रहा था। पुलिस के पहुंचने से पहले गुस्साई भीड़ ने समुदाय विशेष की दुकान में भी आगजनी की थी। भीड़ के हमले में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, तो आरोप है कि बल प्रयोग की जद में प्रदर्शनकारी भी आए। जो हिंदू लड़की दूसरे समुदाय के लड़के के साथ भागी है, आज उसकी बारात आने वाली थी। गांव के लोगों का आरोप है कि साजिश के साथ शादी से ठीक पहले उसके साथ लव जिहाद की वारदात की गई। दावा है कि आरोपी लड़का आपराधिक प्रवृत्ति का है, जो इलाके के हर गैर कानूनी काम में लिप्त रहता है। उसने जानबूझकर शादी से पहले लड़की को भगाया। बहुत गंभीर विषय है। कल यहाँ की ही बेटी एक कोई मुस्लिम जो क्रिमिनल है वो अगवा करके ले गया है, और जिससे यहाँ की गांव के लोग आक्रोशित हैं। स्थानीय विधायक का आरोप है कि उस लड़के के तार देश विरोधी लोगों से भी जुड़े हैं, जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां में लिप्त रहते हैं, उनसे भी इनके तार जुड़े हैं। हालांकि पुलिस और प्रशासन अभी इस केस में खुलकर बात करने से बचते दिखे। उनके मुताबिक पहली प्राथमिकता इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने की है। कुछ घटनाओं का इंफॉर्मेशन मिला, जहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हुए, भीड़ इकट्ठा होने का कुछ इंफॉर्मेशन मिल कर रहे। अभी हमारे लिए लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है और शांति व्यवस्था कायम है। और इधर स्थानीय विधायक मामले को और गंभीर बता रहे हैं। उनके मुताबिक आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर इलाके में पुरातत्व विभाग की जमीन भी हड़पी। विधायक ने मुख्यमंत्री से मामले की शिकायत की है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक टूरिस्ट की जान मुश्किल में फंस गई। लोगों ने बताया कि वो आदमी पार्वती नदी के किनारे सेल्फी ले रहा था, तभी उसका पैर फिसल गया और नदी की तेज धार में वो गिर गया। कुल्लू की पार्वती नदी अपने उफान पर है, लेकिन बीच में पत्थर पकड़ा एक शख्स खड़ा है। चट्टान पर खड़े 3 लोगों के हाथ में रस्सी दिखी। उन्होंने रस्सी फेंकी, कोशिश नाकाम हुई। तेज हवाओं के बीच लगातार कोशिश जारी रही। आखिरकार रस्सी मुश्किल में फंसे शख्स तक पहुंची और उसकी जान बच गई। ये कहानी कुल्लू की है, जहां मुश्किल में फंसा सैलानी घूमने आया था, लेकिन सेल्फी लेने की चाहत उसकी जिंदगी के लिए आफत बन गई। सेल्फी लेने के चक्कर में पैर फिसला और वो सीधे पार्वती नदी में जा गिरा। वो तो भला हो, पास के होटल के स्टाफ की नजर उस पर पड़ गई और उन्होंने देवदूत बनकर समय रहते उसे खींचकर बाहर निकाल लिया। जरा सी देर उसकी जान ले सकती थी। रेस्क्यू का ये छोटा सा वीडियो हर उस सेल्फी के दीवानों के लिए सबक है, जो सेल्फी के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल लेते हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने आज मुर्शिदाबाद के हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा किया। यहाँ पर उन्होंने हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की, उनका दर्द जाना। राज्यपाल सीवी आनंद बोस मुर्शिदाबाद के धुलियान पहुंचे। यहाँ हर एक रास्ते और गली में हिंसा, आगजनी के निशान साफ नजर आए। वहीं हिंसा पीड़ितों की आंखों में आंसू भी दिखे। एक दूसरी तस्वीर में राज्यपाल सीवी आनंद बोस पीड़ितों के बीच पहुंचे तो पीड़ितों के हाथ में सेव धुलियान और बीएसएफ के परमानेंट कैंप की मांग करती तख्तियां दिखी। तस्वीरों में जमीन पर बैठी कई महिलाएं चीख चीख कर अपना दर्द बयां करती नजर आईं। इन महिलाओं ने भी हाथ में सेव धुलियान की तख्तियां ले रखी थी। यहाँ राज्यपाल मीडिया से मुखातिब हुए तो उस वक्त भी कई परिवार और महिलाएं मदद की गुहार लगाती दिखी, जबकि अधिकारी उन्हें कार्रवाई का आश्वासन देते नजर आए। हिंसाग्रस्त इलाकों में राज्यपाल के दौरे पर सीबीआई जांच की मांग और वी वांट जस्टिस लिखी तख्तियां भी लहराई गईं। राज्यपाल सीवी आनंद बोस का काफिला मुर्शिदाबाद के जाफराबाद इलाके में पहुंचा तो यहां पीड़ितों ने ममता बनर्जी सरकार और पुलिस के प्रति नाराजगी जाहिर की, जबकि एक बुजुर्ग महिला अपना दुख बताते बताते रो पड़ी। धुलियान, सूती, जाफराबाद, हर जगह पीड़ितों ने राज्यपाल से सुरक्षा की गुहार लगाई। वहीं राज्यपाल ने पीड़ितों को मदद का भरोसा दिया। विजया राहटकर के नेतृत्व में राष्ट्रीय महिला आयोग की एक टीम मुर्शिदाबाद के हिंसाग्रस्त इलाकों में पहुंची और हिंसा का शिकार हुई महिलाओं से मिलकर उनका हाल जाना। इस दौरान एक पीड़ित महिला राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर से लिपटकर रोने लगी, तो दूसरी तस्वीर में 2 महिलाएं बिलखते हुए जमीन पर गिर गईं। ये महिलाएं महिला आयोग की टीम से इंसाफ की मांग कर रही थी। महिला आयोग की टीम ने हिंसाग्रस्त धुलियान, सूती और जाफराबाद का दौरा किया। जाफराबाद में टीम के सदस्यों ने पीड़ितों से हिंसा की जानकारी लेनी चाहिए तो हिंसा का हाल बताते बताते महिलाओं की आंखें भर आईं। वहीं महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने सभी महिलाओं को बिठाकर मदद का आश्वासन दिया। उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है, उनके साथ अत्याचार भी हुआ है।
और उनको जो पीड़ा है, ये पीड़ा की कोई लिमिट नहीं है। टीम ने हिंसा के दौरान निशाना बनाए गए घरों को भी देखा। इस दौरान दर्जनों महिलाएं बीएसएफ के परमानेंट कैंप और सीबीआई जांच की मांग करती नजर आईं। इस बीच मुर्शिदाबाद हिंसा के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता अलग अलग शहरों में सड़क पर उतरे और केंद्र सरकार से पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी की फोटो पर अपना गुस्सा उतारा। साथ ही ममता बनर्जी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। दिल्ली से सटे नोएडा में भी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। ममता सरकार। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। यूपी के मुरादाबाद में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगाते हुए आगे बढ़े। इस दौरान पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को बर्खास्त करने की मांग वाले नारे भी लगाए गए। मुरादाबाद में विश्व हिंदू परिषद के तमाम कार्यकर्ताओं ने आपत्तिजनक नारे भी लगाए, जिन पर नया विवाद आकार ले सकता है। यहाँ विश्व हिंदू परिषद की ओर से जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया। यूपी के संभल में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने भगवा झंडों के साथ प्रदर्शन किया। संभल में ममता सरकार का पुतला फूंकने की भी कोशिश हुई, जिसे पुलिस ने ले लिया। मुर्शिदाबाद हिंसा के विरोध में प्रदर्शन की तस्वीर दक्षिण भारत के हैदराबाद में भी दिखाई दी। यहाँ भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और ममता बनर्जी सरकार पर हिंदुओं को सुरक्षा नहीं देने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में कुदरत का कहर जमकर बरपा है। तेज आंधी तूफान की वजह से मैरिज हॉल की छत उखड़ गई, पंडाल तेज हवा में उड़ गया। अमरोहा के मैरिज हॉल की तस्वीरें डराने वाली हैं। कुछ पल पहले इस मैरिज हॉल में शहनाई बज रही थी, मस्ती का माहौल था, जश्न उफान पर था, लेकिन तभी आया तूफान और मचने लगा कोहराम। मैरिज हॉल के अंदर की तस्वीरें देखिए। परत दर परत छत पर लगी लकड़ी अचानक टूट कर नीचे गिरने लगी। पूरा मैरिज हॉल छत से गिरी लकड़ियों से भर गया। अंदर की तस्वीरों के बाद बाहर की तस्वीरों को देखिए। यहाँ के हालात तो और भी ज्यादा बदतर है। पत्तों की तरह मैरिज हॉल के मैदान में टेंट उड़ने लगे। पूरा का पूरा शामियाना उखड़ गया, सब कुछ बिखर गया। पार्टी में शामिल हुए मेहमान एक कोने में खुद को बचाते हुए दिखे। मेरठ के ब्लू ड्रम मर्डर केस के बाद अब बरेली से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। एक दिन पहले जिस पत्नी के आंसू देखकर लोग भावुक हो रहे थे, अगले दिन जब उसका सच सामने आया तो सबके होश उड़ गए। इस हत्याकांड में चाय का कनेक्शन सामने आया है। केहरपाल सिंह 10 साल से फतेहगंज पश्चिम नगर पंचायत में सफाई कर्मी थे। पत्नी रेखा और बच्चों के साथ किराए के मकान में रहते थे। रविवार शाम 5 बजे कमरे में शव पंखे से लटका मिला। पति का शव देखते ही पत्नी चीख चीख कर रोने लगी। लोगों को लगा कि केहरपाल सिंह ने खुदकुशी कर ली है, लेकिन पोस्टमार्टम में साजिश का पर्दाफाश हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जब पुलिस ने पत्नी से पूछताछ की तो उसने सच कबूल कर लिया। पत्नी रेखा ने सबसे पहले चाय में चूहा मारने वाली दवा मिलाकर पति को पिलाई और मौत के बाद प्रेमी के साथ मिलकर बॉडी को पंखे से लटका दिया ताकि मामला आत्महत्या का लगे। मृतक के बड़े भाई ने बताया कि आरोपी पत्नी रेखा पिंटू नाम के युवक के साथ रहना चाहती थी, इसलिए दोनों ने मिलकर केहर सिंह को मार डाला। उसने दोनों को जेल भेज दिया है। वही तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में हैदराबाद जल बोर्ड की पाइपलाइन अचानक फट गई। पाइप फटते ही वहां से पानी का फव्वारा फूट पड़ा और हाईवे का एक बड़ा हिस्सा झील में तब्दील हो गया। पाइपलाइन से निकल रहे फव्वारे की ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि इसे दूर से ही देखा जा सकता था। पानी की रफ्तार तेज होने की वजह से हाईवे नंबर 65 पर एक और ट्रैफिक पूरी तरह से रुक गया। ऐसे में राहगीरों ने पाइपलाइन की फटने की सूचना हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड को दी। सूचना मिलते ही सिंगूर से पाइपलाइन में पानी की सप्लाई रोक दी गई, जिससे जमीन से उठ रहे फव्वारे की रफ्तार कुछ धीमी हो गई। वहीं अधिकारियों ने बताया कि पाइपलाइन से पानी के लीकेज को रोकने में कुछ घंटे लग सकते हैं और पाइपलाइन फटने से हैदराबाद के कई इलाकों में पानी की सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है। और अब खबर दफ्तर और सेहत से जुड़ी हुई है। अक्सर लोग काम के चक्कर में समय पर लंच नहीं कर पाते या फिर जल्दबाजी में अपनी डेस्क पर ही लंच कर लेते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो फिर ध्यान से ये खबर देखिए। अमेरिका में हुए एक सर्वे में पता चला है कि दफ्तरों में अब लंच ब्रेक का चलन खत्म हो रहा है। पहले से काम
को लेकर लोग आराम से साथियों के साथ लंच किया करते थे, लेकिन काम बढ़ने के साथ अब लोग अपनी डेस्क या वर्क स्टेशन पर ही लंच कर रहे हैं। अमेरिका में हुए सर्वे में सामने आया कि 62% कर्मचारी अब अपने डेस्क पर ही लंच कर लेते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये आदत शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदेह साबित हो रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसा करने से लोगों की प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी पर बुरा असर पड़ रहा है। उनका कहना है कि लंच ब्रेक के समय डेस्क से दूर जाकर खाना खाने से शरीर के साथ साथ दिमाग को राहत और नई ऊर्जा मिलती है। WHO के मुताबिक बिना ब्रेक लिए लगातार कई घंटे तक काम करने से जोड़ों में दर्द, मोटापा और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो परेशान करने वाली हैं। दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में 4 मंजिला इमारत आधी रात के वक्त अचानक ढह गई। इमारत के मलबे में दबकर 11 लोगों की मौत हो गई, वहीं 11 लोग घायल हैं, जिनमें से 5 की हालत गंभीर है। ये हादसा शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात करीब 3 बजे हुआ, जब 4 मंजिला इमारत भरभरा कर ढह गई। मेरे देवर देवरानी पोते पोती पूरा परिवार, सारे परिवार पता नहीं क्या हो। अल्लाह तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। अल्लाह। हादसे का एक CCTV फुटेज भी सामने आया, जिसमें ऐसा लगता है मानो किसी ने बिल्डिंग में डायनामाइट लगा दिया हो, क्योंकि जैसे ही बिल्डिंग धड़ाम हुई चारों तरफ धूल और धुएं का गुबार छा गया। इस बिल्डिंग में 25 से 30 लोग रहते थे, लेकिन बिल्डिंग इतनी तेजी से जमींदोज हुई कि किसी को निकलने का मौका तक नहीं मिला। जो ना हमारे बहन है, सिस्टर है, जिसके 5 मेंबर है। ये 5 मेंबर जो हमारे 2 भांजे हैं, उनका दोनों का इंतकाल हो चुका है। खबर मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस और NDRF की टीम मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए JCB मशीन को लगाना पड़ा। कल देर रात अचानक आंधी तूफान भी आया था। फिलहाल बिल्डिंग गिरने की जांच जारी है। दिल्ली के मुस्तफाबाद में हुए इस दर्दनाक हादसे पर सियासत गरमा गई है। दिल्ली सरकार ने कमजोर बिल्डिंग निर्माण पर सवाल खड़े किए हैं और दोषियों के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही है। दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने इस हादसे में कॉन्ट्रैक्टर और अधिकारियों की मिलीभगत पर सवाल खड़े किए हैं। सारे नियमों को ताक पे रख करके इस तरह की भवन निर्माण में जो अधिकारी दोषी हैं, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्टर या जो बिल्डर उसमें लगा है, उसको भी सजा मिलनी चाहिए। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने घटनास्थल का दौरा किया और जो बिल्डिंग गिरी है उसे अवैध निर्माण बताते हुए आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। ये आपराधिक लापरवाही है, इसके लिए अधिकारी और बिल्डर जिम्मेदार है और इनमें से किसी को बख्शा नहीं जाएगा, इनमें से किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। और जहां भी इस प्रकार के अवैध निर्माण चल रहे हैं दिल्ली में, उन सबके ऊपर कार्रवाई की जाए। मुस्तफाबाद बिल्डिंग हादसे के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। सवाल इस बात का है कि दिल्ली में आखिर इस तरह की और कितनी इमारत है, क्योंकि इस तरह की इमारत जब गिरती है तो आसपास के लोगों के लिए भी खतरा बन जाती है। महाराष्ट्र की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे राजनीतिक मतभेद भुलाकर साथ आ सकते हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे ने एक शर्त जरूर रख दी है। जनवरी 2006 में राज ठाकरे ने शिवसेना से अलग होकर नई पार्टी बनाई, लेकिन अब उद्धव के साथ आने के संकेत दे रहे हैं। शिवसेना फुटली नाही फुटली तर तुम्ही अजूनही एकत्र येऊ शकता का? आमच्यातले वाद, आमच्यातली भांडणं, आमच्यातल्या गोष्टी या किरकोळ आहेत। महाराष्ट्र खूप मोठा आहे हो। राज ठाकरे ने कहा कि उनके झगड़े मराठी लोगों के अस्तित्व के लिए बहुत महंगे साबित हो रहे हैं, इसलिए साथ रहने में कोई कठिनाई नहीं है। आणि माझ्या काही स्वार्थाचा पण विषय नाहीये। मला असं वाटतं आपण लार्जर पिक्चर बघणं गरजेचं आहे। महाराष्ट्राचा स्वार्थ मी पाहतोच आहे। म्हणजे तर माझं म्हणणं आहे की सगळ्या महाराष्ट्रातल्या राजकीय पक्षांमधल्या सगळ्या मराठी लोकांनी येऊन एकच पक्ष काढावा। राज ठाकरे के बयान पर उद्धव ने भी प्रतिक्रिया दी है। महाराष्ट्राचं हित आणि मग त्यावेळेला सगळ्या मराठी माणसांनी ठरवायचं की भाजप सोबत जायचं का शिवसेनेसोबत, म्हणजे माझ्याबरोबर एसएनसी नाही, गद्दार सेना नहीं। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि उनकी तरफ से कोई झगड़ा नहीं, वो छोटे झगड़ों को किनारे रखने के लिए तैयार हैं। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के ऑफर में महाराष्ट्र की सियासत में उथल-पुथल मचा दी है। उद्धव ठाकरे का गुट साथ आने के लिए शर्त रख रहा है, तो वहीं शिंदे गुट के नेता तंज कस रहे हैं। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र और मराठी के हित पर साथ आने की बात की, तो उद्धव के बाद संजय राउत ने शर्त रख दी। जिससे हम महाराष्ट्र के दुश्मन मानते हैं, उसको अपने घर में आप जगह मत देना। यह अगर मंजूर है तो जरूर हम बात करेंगे। उद्धव गुट के नेता और कार्यकर्ता इस पर खूब चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सभी उद्धव की लाइन पर ही बोल रहे हैं। एक बाजू में विपक्ष करने का, दूसरे बाजू में उनके साथ बैठकर खाना खाने का, ये मुझे लगता है डिनर डिप्लोमेसी से पार्टियां चलती नहीं है और पार्टियां ऐसे साथ में आती नहीं है।
राज ठाकरे के बयान पर शिंदे गुट के नेता ने कहा, इसके पहले भी बहुत बार चर्चा हुई है कि ठाकरे भाई साथ आ सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हमें देखने नहीं मिला। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि ये दोनों 2007 से ही एक साथ आ रहे हैं। क्यों नहीं साथ आ जाते? और जो है राजनीति के 2 शून्य मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आ जाएं जल्दी से। इस बीच मनसे के नेताओं का कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि दोनों साथ आएंगे। जिस प्रकार का अनुभव हमको 2017 में आया है, उस अनुभव के आधार पर मुझे ये वैयक्तिक तौर पर नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा। हालांकि सियासत में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दल और दिल बदलते रहते हैं। इस वक्त गर्मी ने पूरे उत्तर भारत में कहर बरपाया हुआ है। इस गर्मी से इंसान तो छोड़िए, बेजुबान भी परेशान है। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से आई तस्वीरें सारी कहानी बयां कर रही हैं। गर्मी लग रही है तो क्या करें, चलो पानी से खेलते हैं। अगर टाइगर बोल पाता तो अपने साथी से यही बोलता। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में 2 टाइगर आपस में अठखेलियां करने लगे। देखिए कैसे टाइगर खुद पर पानी डालने के लिए पाइप को इधर उधर कर रहा है। पाइप से खेलने के बाद दोनों टाइगर पार्क का चक्कर लगाते हैं और आखिर में पानी में भीग कर ही रुके। इस वीडियो में दिख रहा है कि खुद को पानी में भिगोकर दोनों टाइगरों ने कितनी मस्ती की। टाइगर की मस्ती के बाद भालू के बेड़े में चलिए, भालुओं को बोतल से लिक्विड दिया गया। एक एक कर बायोलॉजिकल पार्क कर्मी भालू को लिक्विड देता दिखा। भालू के लिए देखिए, उसके लिए अपने आइसक्रीम जमाना चालू कर दिया है और सत्तू का वगैरह ये भी दिया जा रहा है। जयपुर का तापमान इस वक्त 40 डिग्री के पार है, इसलिए जानवरों को ठंडक पहुंचाने के लिए वाटर स्प्रिंकलिंग, शेड्स और कूलिंग की व्यवस्था की गई है। दिल्ली की कलकत्ता कोर्ट ने लेडी डॉन जिग्रा को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है, लेकिन अभी भी 2 मुख्य आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश में दिल्ली पुलिस की 10 टीमें लगी हैं। हाथ में पोस्टर लेकर कुणाल का परिवार घर के बाहर सड़क पर बैठा है और वहां बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस भी मौजूद है। पोस्टर्स पर लिखा है कि दिल्ली में गुंडागर्दी बढ़ गई है। साफ तौर से ये सभी पोस्टर्स दिल्ली पुलिस को दिखाए जा रहे हैं और कुणाल के लिए इंसाफ मांगने के पोस्टर्स जो हैं वो दिल्ली पुलिस को दिखाए जा रहे हैं। जिग्रा की गिरफ्तारी के बाद कुणाल के घर पहुंची पुलिस ने परिजनों को मामले में अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी दी और आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द सभी आरोपी पकड़े जाएंगे। साथ ही मुख्य आरोपी के बारे में भी पूछताछ की। जहां ये कुणाल का घर है, इसके पास ही जिग्रा का घर है, कुछ दूरी पर ही साहिल रहता है। यानी पीड़ित और हत्या के आरोपियों का घर आसपास है और पहले से एक दूसरे को जानते थे। लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से कुणाल का कत्ल कर दिया गया। पुलिस इसी बात की पड़ताल कर रही है। अब बात अंतरिक्ष में भारत की बढ़ती धमक की। आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहली बार एक भारतीय पहुंचने वाले हैं। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला मई में आईएसएस जाएंगे। शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन के तहत आईएसएस पर जाएंगे। इस स्पेस मिशन में भारत के अलावा अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं। नासा के मुताबिक ये 4 एस्ट्रोनॉट 14 दिन के लिए आईएसएस जाएंगे और फिर लौट आएंगे। इन चारों अंतरिक्ष यात्रियों को 8 महीने तक नासा में ट्रेनिंग दी गई और जो 12 अप्रैल को पूरी हुई। ये चारों अंतरिक्ष यात्री इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल में उड़ान भरेंगे। इस मिशन को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के रहने वाले शुभांशु भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट हैं। शुभांशु भारतीय स्पेस मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 एस्ट्रोनॉट्स में से एक हैं। इससे पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत यूनियन के स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष यात्रा की थी और एक बार फिर से वो बड़ा क्षण भारत के सामने आने वाला है। अब बात करते हैं बेंगलुरु की। बेंगलुरु में एक शख्स ने बीच सड़क कुर्सी लगाई और आती जाती गाड़ियों के बीच चलती सड़क पर ही आराम से वो बैठ गया और जब इस जनाब की रील वायरल हुई तो फिर लेने के देने पड़ गए। बेंगलुरु की बिजी रोड पर यह शख्स चाय की चुस्कियां ले रहा है। अगल बगल से बाइक, ऑटो और कार निकल रहे हैं, लेकिन ये जनाब बिल्कुल पुष्पा स्टाइल में चाय पीने में मशगूल है। चाय खत्म हुई, रील बनी और सोशल मीडिया पर अपलोड हो गई। जिसके लिए रील बनाई थी वो मंशा भी पूरी हो गई, क्योंकि रील हो चुकी थी वायरल। लेकिन ये खुशी गम में तब तब्दील हो गई जब बेंगलुरु पुलिस को इसकी भनक लगी। पुलिस ने एक्शन लिया और इस स्टंटबाज को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का ये एक्शन उन सभी रीलबाजों के लिए सबक है जो चंद लाइक्स के चक्कर में अपनी और लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। शिमला की सड़कों पर एक ऐसी कार चलती नजर आई जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। 2 दिन पहले आई आंधी तूफान के दौरान एक पेड़ इस कार पर गिर गया था, जिससे बुरी तरह चकनाचूर हो गई थी। लेकिन जैसे ही मैकेनिक ने टूटी फूटी कार को स्टार्ट किया और गियर में डाला, कार चलने लगी।
पेड़ गिरने की वजह से कार की छत पिचक गई है, चारों दरवाजे टूट फूट गए हैं, लेकिन इंजन एकदम चकाचक है। मारुति 800 के नाम से मशहूर ये कार जब गलियों से निकलकर शिमला शहर की सड़कों पर दौड़ी तो लोग देखते रह गए। कार के मालिक को अपनी इस पुरानी कार से शायद बहुत लगाव है, इसलिए उन्होंने इसे रिपेयर करवाने के लिए भेजा है। वैसे जो भी कार को इस हाल में चलते देख रहा है वो यही कह रहा है कि कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है मारुति 800 की टक्कर में। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक दुल्हन ने दूल्हे को देखकर शादी से इनकार कर दिया। आरोप है कि दूल्हा शराब पीकर आया था और उसने जयमाला के वक्त गालियां भी दी थी, जिसके बाद दुल्हन को अपना भविष्य अंधकार में दिखा और उसने फौरन शादी का फैसला बदल लिया। शादी से इनकार के बाद बारातियों की टोली को बिना दुल्हन के ही वापस जाना पड़ा। दूल्हा दारू पी के आया, उसमें बदबू आ रही थी, उल्टा सीधा बकता था। हमने भैया को बोला, मैंने कि भैया ये दारू पी के आया, ये शादी हम नहीं कर सकते। बताया गया कि जयमाला के वक्त ही दुल्हन को समझ आ गया कि उसका होने वाला पति शराबी है। हमने जैसे आशीर्वाद देने गई माँ, हमने कहा कह देखो जी लड़का शराब पी है, हमने कैसे जानी, देखो इनके चेहरा मुँह को देखो और इनके मुँह में माँ खाया। लड़के वालों के लाख समझाने के बाद भी जब दुल्हन नहीं मानी तो बारात सीधे थाने पहुंच गई। वहां दूल्हे ने लड़की वालों को ही गलत ठहराने की कोशिश की। उनके घर वाले कहते हैं, लड़की कहती है कि दारू पी। आप दारू पीते ही कहा है? आप दारू पीते हैं? नहीं, अभी तक कोई अमल नहीं किया। उनकी कहीं गलत नीति और गलत व्यवहार कर रहे था, और लड़की भी गलत हो सकती है, उनके अंत कहीं के जाने की। दोनों पक्षों के आरोप प्रत्यारोप के बाद शादी के खर्च पर भी बवाल हुआ। आरोप तो ये भी थे कि लड़के वाले शगन के वक्त गहने भी नकली लाए थे। महाराष्ट्र के नागपुर से आग लगने की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर भांडेवाड़ी डंपिंग यार्ड में भीषण आग लगी, जिससे आसपास के इलाके में इतना घना धुआं फैल गया कि कुछ भी दिखना बंद हो गया। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, भांडेवाड़ी डंपिंग यार्ड की आग है और ये तस्वीर है महाराष्ट्र के नागपुर की, जहां पर ये आग लगी है डंपिंग यार्ड में और आसपास के इलाके में धुआं फैल गया। चारों तरफ केवल धुआं ही नजर आ रहा है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने आग को काबू में करने की कोशिश की। डंपिंग यार्ड में आग इतनी फैल चुकी थी कि तुरंत उस पर काबू पाना आसान नहीं था। इस वक्त भी फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी है। धुआं इतना फैल गया है कि रिहायशी इलाके के लोग परेशान हैं। प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की गई है कि वो सतर्क रहें और जब तक बहुत जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज आगरा का दौरा किया। यहां पर उन्होंने संसद में राणा सांगा पर टिप्पणी कर चर्चा में आए पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन से मुलाकात की। आगरा पहुंचने पर सपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का फूलों के साथ स्वागत किया। एक दूसरी तस्वीर में अखिलेश यादव और सपा सांसद रामजी लाल सुमन मुस्कुराते दिखे। वहीं इस मुलाकात के बाद अखिलेश यादव मीडिया से मुखातिब हुए तो राणा सांगा के नाम पर करनी सेना के प्रदर्शन और रामजी लाल सुमन के घर पर हमले के मामले में यूपी की बीजेपी सरकार को घसीट लिया। आदरणीय सुमन जी के घर पर जो हुआ है हमला, वो बहुत सोच समझ करके हमला हुआ है। अखिलेश यादव ने करनी सेना के प्रदर्शन को यूपी सरकार की फंडिंग का आरोप लगाया। साथ ही इतिहास से जुड़े विषयों पर पार्टी नेताओं को दूर रहने की नसीहत दी, जिस पर सियासत तेज है। गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के बयान पर सीधा हमला बोला। समाजवादी पार्टी का एक विधायक महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करता है और औरंगजेब का महिमा मंडन करता है। समाजवादी पार्टी का एक सांसद प्रदेश में महाराणा सांगा का अपमान करता है और विदेशी आक्रांता जिसने राम जन्मभूमि के मंदिर को तोड़वाया था, उस बाबर का महिमा मंडन करता है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जातीय संघर्ष की साजिश रचने का आरोप लगाया। तो ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। फिलहाल यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।